नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं विवेक तनखा साहब। राज्यसभा के सदस्य हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से और देश में बहुत प्रख्यात जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और बड़ी कोर्ट्स में, उनमें आपका नाम है। सरकारी वकील बहुत समय तक रहे हैं, मध्य प्रदेश और दूसरी सरकारों को रिप्रेजेंट किया है। हम इनसे बात करेंगे आज देश में लोकतंत्र की स्थिति पर, कानून कायदे की स्थिति पर और उनकी पार्टी पर भी, और उससे रिलेटेड चीजें जो है उन पर आज उनसे बात करेंगे। तनखा साहब, आपका स्वागत है। सत्य हिंदी परिवार आपका स्वागत करता है कि आप उपलब्ध हुए हम लोगों से बातचीत के लिए। सबसे पहले तो सर इसलिए यहीं से शुरू करते हैं चूंकि आप एक लीगल इल्यूमिनरी हैं। देश में बहुत सारे जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस ने और प्रैक्टिसिंग जजेस ने भी, वर्किंग जजेस ने भी एक समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में है। ये जरा काफी बड़ा फ्रेज है और इसको फिर अलग अलग तरह से इंडिविजुअल्स ने रिटायर होने के बाद भी कहा है और कुछ लोगों के इश्यूज बने हैं। हम ऐसी बहुत सारी चीजें देख रहे हैं जो जिनको ये माना जा सकता है कि उनसे लोकतंत्र को नुकसान होता है। जैसे अभी बसों का विवाद उत्तर प्रदेश सरकार से हुआ आपकी पार्टी का, और ऐसे बहुत सारे विवाद हो जाते हैं आजकल। बहुत सारे जगहों पर मुकदमे एक दूसरे के खिलाफ लिखा देते हैं। एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में किसी को अरेस्ट करने चली जाती है, या किसी एक कम्युनिटी की ओर से एक पूरी शिकायत आती है, इवन हाई कोर्ट तक जाती है। लिस्ट लगा के वो देते हैं कि साहब दंगा हुआ था, हमारे लोग ज्यादा मारे गए, हमारी लूटपाट ज्यादा हुई और हमारे ज्यादा लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। तो इस तरह की शंकाएं बढ़ती जा रही हैं। आपका इस पर क्या व्यू है? देखिए, आपने बहुत सारे प्रश्न को एक ढाल में डाल दिया है। जी। तो लेट मी ट्राई एंड आंसर प्लीज। वेलकम। सबसे पहले मैं स्टेट ऑफ जुडिशरी पे बोलता हूँ जी। मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जी, जहाँ मेरे पिताजी जज थे। 1978 में उनकी आकस्मिक डेथ हो गई थी। इनफैक्ट he used to be senior to Justice J.S. Verma in Madhya Pradesh at that time. जी। And खैर ये तो अपनी डेस्टिनी होती है जी। और जो फेमस डिसीजन था उस वक्त का, या इनफेमस डिसीजन जो आप कहेंगे, शिवकांत शुक्ला वर्सेस एडीएम जबलपुर, जो इमरजेंसी के दरमियान जो पहला इंटरप्रिटेशन ऑन आर्टिकल 21 कि राइट ऑफ लाइफ किसी भी लेवल पे या किसी भी सिचुएशन में इट कैन नॉट बी टेकन अवे। इमरजेंसी में राइट ऑफ लाइफ इज अवेलेबल। ये पहला जजमेंट था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का 75 में, आई थिंक, ठीक है, या मे बी अर्ली 76। और दिस वाज ऑथर्ड बाय जस्टिस एपी सेन एंड माय फादर। इट वाज फॉलोड बाय 9 हाई कोर्ट्स, बट सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी सिचुएशन जैसे होती है, जैसे मैं आई ऑलवेज से जब एग्जीक्यूटिव पावरफुल होती है तो सुप्रीम कोर्ट हम एक में वीकनेस देखते हैं, और जब एग्जीक्यूटिव वीक होती है तो हम सुप्रीम कोर्ट में पावर देखते हैं। ये एक फंडामेंटल रूल है गवर्नेंस का जो चलता है, अच्छी बात कही, आदिकाल से। तो उस वक्त ये जजमेंट हुआ। इवन राइट ऑफ लाइफ को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। जस्टिस चंद्रचूड़ उस वक्त उस बेंच के जज थे जिसने ये डिसाइड किया था 77 में। 40 साल बाद जब राइट टू प्रिवेसी डिफाइन हुई अब की फिर से सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, तो उनके बेटे ने, अब जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं धनंजय जी ने, उन्होंने उसको आज कहा कि भाई मेरे पिताजी का जजमेंट वाज अ बैड लॉ। तो 40 साल बाद जो 77 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था ऑन इमरजेंसी पावर्स ऑफ इमरजेंसी, वो एक प्रकार से सेटिस्फाइड हुआ। तो मैं उस परिवार का व्यक्ति हूँ। उससे अंदाज लगा सकते हैं कि हम जब थे कश्मीरी पंडित हैं, हमारी पूरी रिश्तेदारी इस्टेब्लिशमेंट में थी, चाहे गांधी फैमिली से लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रैना साहब हमारे पिताजी के फ्रेंड थे, काव साहब से हमारी रिश्तेदारी थी,
जी। आप उस वक्त जो भी फेमस पर्सनालिटीज थे कश्मीर, पीएन हक साहब हमारे मदर के मामू थे। जी जी जी। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे पिताजी ने 75 में ये जजमेंट दिया था। जी जी। क्योंकि हमारी फैमिली इज अ फैमिली ऑफ कॉन्शियंस। ठीक है। हमारे लिए हमारा कॉन्शियंस, हमारा ज़मीर, जी, हमारा देश सबसे बड़ा है, सबसे सर्वोपरि है। जी जी। उसके बाद मैं पढ़ लिख के बड़ा हुआ। जी इसमें मैं वकालत में आया हाई कोर्ट में। जी। 1999 में मुझे वहाँ का एडवोकेट जनरल बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, मध्य प्रदेश का। जी तो मैंने जो जुडिशरी को देखा जी और जो मैं समझ पाया जी कि जुडिशरी में, देखिए, लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, जी यू विल हैव स्ट्रांग पीपल, यू विल हैव वीक पीपल। जी जी कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन में हर आदमी स्ट्रांग नहीं हो सकता जी। और हर आदमी वीक नहीं होता है। ठीक बात। जो स्ट्रांग होते हैं वो हर सिचुएशन में बोलने को तैयार होते हैं, ठीक। और जो वीक होते हैं वो अच्छे सिचुएशन में भी कुछ नहीं कहते। मैं एक तो छोटा सा सवाल कर लूं यहाँ। इस हाँ समय जी, हम सुप्रीम कोर्ट में क्या देख रहे हैं? स्ट्रांग लोगों की तादाद ज्यादा है या वीक लोगों की तादाद ज्यादा है? मैं एक बहुत पोलाइट वे में कहूंगा कि इस वक्त कई बार हम लोग सुप्रीम कोर्ट से डिसअपॉइंट हो जाते हैं। अच्छा, ठीक हम है। लोगों की आशाएं सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज्यादा हैं। जी और जब हम लोगों को एज 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 नॉट एज अ पार्लियामेंटेरियन बट एज अ लॉयर, जी एज अ पर्सन वेडेड टू द रूल ऑफ लॉ, मेरे लिए रूल ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी देखिए, गवर्नमेंट्स आएंगी और जाएंगी, जी जी। रूल ऑफ लॉ विल प्रिवेल एट ऑल टाइम्स एंड शुड प्रिवेल। ठीक है। तो जब कई बार हमको लगता है, जैसे माइग्रेंट्स के इस इशू पे, आई विश द सुप्रीम कोर्ट हैड स्पोकन। आई विश, आई टेल यू व्हाई। कितने सारे लोगों की तकलीफें कम हो जाती, जी जी कितनी सारी जानें बच जाती, जी जी उनके एक शब्द से चीजें बदल जाती हैं। जी जी जी। तो अगर हम अपने एक शब्द से ह्यूमन लाइफ को बेटर कर सकते हैं तो हमको किस बात की हिचक? ठीक बात। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा। कुछ घटनाएं, जैसे जिस तरह से कर्नाटक में सरकार आपकी थी और अब नहीं है, अब उस पार्टी की सरकार हो गई जिनकी केंद्र में भी सत्ता है, और उसी तरह से मध्य प्रदेश में हुआ। तो ये इस तरह की जो घटनाएं लोकतंत्र में हो रही हैं, इनको आप किस तरह से लेते हैं? वैसे एक सेकंड में कह दूं, ऐसा पहले भी ऐसी गलतियां हुई हैं, और जब जिस पार्टी में आप हैं उनके शासन में भी इस तरह की घटनाएं मिल जाएंगी, और उनका रेफरेंस देके बहुत से लोग इसको सही ठहराएंगे। लेकिन आप इसको कैसे लेते हैं? कॉन्शियस देखिए, ना तो कोई गलत चीज पहले ठीक थी जी, ना वो गलत चीज आज ठीक है। बहुत अच्छा जी। गलतियों को लेके हम नई गलती को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक। This is where I see a crisis of leadership. ठीक है। Who's a leader? किसको लीडर आप मानते हैं? हम उसको लीडर मानते हैं जिसको हम फॉलो करना चाहते हैं। ठीक है। जिसको फॉलो करने में हमको गर्व महसूस होता है। ठीक है। आज इंडिया में एक लीडरशिप की क्राइसिस है। ठीक है। जो हमने गांधी जी के वक्त, नेहरू जी के वक्त, सरदार वल्लभ भाई, सभी नेताजी, इन बड़े योद्धाओं के बीच, अब योद्धा तो वर्ड ठीक नहीं है, इन बड़े नेताओं के बीच में जो हमने वैल्यू सिस्टम्स देखे थे, जी जी जी, वो वैल्यू सिस्टम्स हैं कहाँ? ठीक बात। मैं तो अपने आप ही को इस पॉलिटिक्स में अकेला पाता हूँ। अच्छा। मेरी सोच ही अलग है। जी जी। मेरा कहना है, आदमी को पॉलिटिक्स में मात्र इसलिए आना चाहिए अगर वो सोशल सर्विस करना चाहता है। ठीक। पॉलिटिक्स इज अ प्लेटफॉर्म फॉर सोशल सर्विस। जी। और उसको मैं आज मैं उसी तरह फॉलो करता हूँ। जी। मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं है किसी से, ना मैं किसी से डरता हूँ, ना मैं किसी से दबता हूँ। ठीक। चाहे मेरी फील्ड हो जुडिशरी की, जहां मैंने जिंदगी काटी है, चाहे कि पॉलिटिक्स की फील्ड हो, सच बोलने से मैं कभी पीछे हटूंगा नहीं जी। और सत्य बोलने का ऑलवेज प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरा। जी बोलिए। जी, वो चूंकि आपने इतना पर्सनल बातें बताई, एक तो आपने परिवार का बताया जो बहुत ही प्रभावशाली है, किसी को भी सुनने में बहुत वो करता है। एक छोटा सा सवाल राजनीतिक गलियारों में है,
हो सकता है वो पूरी तरह अफवाह हो, लेकिन आज मौका मिल गया है तो मैं आपसे सीधे पूछ ले रहा हूँ। एक हम लोगों की सहयोगी है, पत्रकार ही है, ट्विटर पर उन्होंने एक समय लिखा कि कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ वकील भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, और उसके बाद कुछ लोगों ने संकेतों में 2 नाम लिए, मैं उनमें से किसी को इंगित नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए, मैं तो बहुत स्पष्टवादी हूँ जी। तो अपने बारे में कह सकता हूँ, दूसरों के बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे को किसी दूसरे व्यक्ति की जानकारी भी नहीं है। जी, जी, जी। और ना मैंने कभी प्राप्त करने की कोशिश की, क्योंकि ये उनकी लाइफ है। ठीक। बट मेरे से तो कोई बात करने की हिम्मत भी नहीं करता है। अच्छा। मैं तो वो स्पष्ट बोल रहा हूँ, मेरे से तो ऐसी प्रकार की बातें करने से कि किसी की हिम्मत भी नहीं होती है। बहुत सुंदर। क्योंकि सबको पता है कि विवेक तनखा एक प्रिंसिपल्ड आदमी है। ठीक है। मैं प्रिंसिपल्स पे चलता हूँ, उतने दिन तक ही पॉलिटिक्स में रहूंगा जितने दिन तक मेरे प्रिंसिपल्स का आदर होगा। जब मुझे लगेगा कि मेरे प्रिंसिपल्स का और मेरे व्यक्तित्व का आदर नहीं है, मैं खुद ही रिटायरमेंट लेके अपने प्रोफेशन में चले जाऊंगा, मुझे इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, लाइफ में सोशल सर्विस, पब्लिक सर्विस से आपको कोई रोक नहीं सकता। पॉलिटिक्स भी एक प्लेटफॉर्म है। अगर नहीं होगा ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल तो हम सोशल सर्विस और पब्लिक सर्विस तो भी करेंगे। जी। मैं एक सवाल पूछूं, आपके दल में एक दिक्कत इधर देश महसूस कर रहा है उसको, और देश को भी, देश के बहुत सारे लोग जो दानिश्वर है, पॉलिटिशियंस भी हैं, नहीं मेन स्ट्रीम में है, उम्र हो गई है, पीछे बैठे हैं, बहुत सारे और बुद्धिजीवी लोग ये चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र कायम रखने में जो विपक्ष की भूमिका है वो सत्तारूढ़ दल से कम नहीं है। और आज हम पाते हैं कि जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है, जो आपकी पार्टी है, जिसको 12.5 करोड़ के आसपास वोट मिला, ये ठीक है कि पिछले 2 चुनाव में उसका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा जितना होना चाहिए, किसी भी मतलब बहुत ही संख्या कम है, निराशाजनक है वो। लेकिन आपके दल में आप अपनी पार्टी का अध्यक्ष भी बहुत समय से नहीं तय कर पाए हैं। राहुल गांधी जी ने जब से अपने को विड्रॉ किया था, और फिर वो चाहते थे जो भी चेंजेस वो चाहते थे, जिस तरह से बहुत चीजें सामने नहीं आई, तो ये भी तो लोकतंत्र को कमजोर करने में एक बहुत बड़ा कारक है। तो आप सब जो इतने बड़े बड़े इल्यूमिनरीज हैं पार्टी में, वो इस सवाल को हल करने में असफल क्यों है? देखिए, ये सवाल बहुत कॉम्प्लेक्स है जी। गांधी फैमिली का इस पार्टी से जी। बहुत पुराना और बहुत इंटीमेट कनेक्ट है। ठीक। अगर वर्कर गांधी फैमिली से जुड़ा है और उनकी लीडरशिप एक्सेप्ट करता है, तो कुछ चंद इंटेलेक्चुअल्स अगर चाहते भी हैं चेंज ऑफ लीडरशिप, इट वोंट हैपन, क्योंकि जब तक वर्कर कनेक्टेड है और उनको देखने के लिए भीड़ आती है, उनसे लोग जुड़ना चाहते हैं, तो हो सकता है कि कुछ इंटेलेक्चुअल्स को इसमें तकलीफ होती है, या ये उनको लगता है कि देयर शुड बी अ चेंज, बट वो तो चेंज तभी आ सकता है किसी भी पार्टी में जिस दिन उसका वर्कर चाहे, और वो स्थिति मुझे आज भी कांग्रेस में दिखती नहीं है। वर्कर गांधी फैमिली से ही अटैच्ड है। जी। अब ये एक पॉलिटिक्स एक एवोल्यूशन है। देयर विल बी टाइम जब पार्टी की स्थिति अच्छी होती है, देयर विल बी टाइम जब पार्टी की स्थिति डाउन होती है। डेमोक्रेसी का भी एक प्रिंसिपल है, ठीक है, और पार्टी का भी एक प्रिंसिपल है। ठीक है, हर वक्त आप पावर में नहीं रह सकते और हर वक्त आप ऑपोजिशन में भी नहीं रहेंगे। ठीक है, हो सकता है ये पीरियड एक डाउन पीरियड चल रहा है, और यहां पर मैं खुद भी कह रहा हूं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि गांधी फैमिली भी इसका चिंतन करती होगी। अल्टीमेटली उनके ऊपर कितना बड़ा भार है, उनके कंधों पे अपने पुरखों का भार है। जी। जवाहरलाल नेहरू का भार है, इंदिरा जी का भार है, राजीव जी का भार है। क्या ऐसी परिवार जिसने इतनी सैक्रिफाइस देखी है, क्या आप क्या सोचते कि वो खुद इस देश के बारे में और पार्टी के बारे में चिंतित नहीं होंगे? कई दफे हमको आंसर्स के लिए वेट करना पड़ता है, बिकॉज ये आंसर्स बहुत लार्ज सेगमेंट में, मतलब बहुत लार्ज कैनवस में है, और ओवरनाइट कोई भी आंसर सामने नहीं आता है। अच्छा, चूंकि इस प्रोग्राम की शुरुआत में हम लोग एक दूसरे से ये वीडियो में कनेक्ट होने के सिलसिले में थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे थे,
और अब उम्र की वजह से आप और मैं भी अपने को पाता हूँ कि हमारे पोती वगैरह आके इसको बहुत ढंग से कनेक्ट कर देती है और हमें दिक्कत होती है। ये तो एक चीज हुई। इस समय राजनीति में भी ऐसा हो गया है कि राजनीति में तकनीक का हस्तक्षेप बहुत बड़ा हो गया है। आज लोगों की राय बदलने में तकनीक का रोल बहुत बड़ा है। उसको कायम करने में पैसे भी बहुत सारे लगते हैं और बहुत सारे लोग भी लगते हैं, बहुत सारी नॉलेज लगती है, बहुत सारी नई चीजें लगती हैं। ये माना जाता है कि जो आपके एडवर्सरी है यानी मोदी जी है जो सत्ता में है, और उनका जो दल है और उनका जो संगठन है, वो इस काम में बहुत प्रवीण और सक्षम है। और इस देश में वो जब चाहता है तब 30-40 करोड़ लोगों को तो व्हाट्सएप पे जोड़ के रखता है। लाखों लोग उसके लिए ट्विटर वगैरह पे वॉरियर हैं, वो किसी को भी डेसिमेट कर सकते हैं, बदनाम कर सकते हैं, अफवाहें फैला सकते हैं। मतलब एक बहुत बड़ी मशीन उनके पास है जिससे वो लोगों की राय किसी भी मुद्दे पर जब वो चाहते हैं बदल लेते हैं। जैसे उन्होंने एक परसेप्शन किया हुआ है और जो बहुत ही आम फहम है, हालांकि वो अजीब सा है कि वो आपके नेता को राहुल गांधी को पप्पू के तौर पे उन्होंने क्रिएट कर रखा है, एक परसेप्शन। आप क्या सोचते हैं कि कांग्रेस जो इस देश में सबसे बड़ा विपक्षी दल है और जिसको पिछले चुनाव में 12.5 करोड़ लोगों ने हारने के बावजूद वोट दिया है, वो इस चुनौती को आपके हिसाब से किस हद तक सामना कर सकती है? और जो नेतृत्व आपका इस समय राहुल गांधी जी का है, क्या वो सक्षम है कि वो इसमें इनका आमना सामना कर सके आने वाले दिनों? देखिए, आपके प्रश्न के या आपने जो मुझसे पूछा उसके 2-3 पार्ट हैं उत्तर के। जी। एक तो दिस इज 21st century is a century of change, जी, century of technology। तो आप चेंज और टेक्नोलॉजी को अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप वैसे ही पीछे रह जाएंगे। ठीक बात। ये हर पार्टी को अप्लाई करेगा। हो सकता है कि बीजेपी ने इसको हमसे पहले समझा और इसको अप्लाई किया। बीजेपी वॉज अ न्यू पार्टी, उनके यहाँ फ्रेश इंडक्शन हो रहे थे। कांग्रेस इज एन ओल्ड पार्टी, इट हैड एस्टैब्लिश्ड पीपल। तो कोई भी चेंज ओवर जब होता है, चेंज ऑफ गार्ड जिसको कहते हैं, इट टेक्स इट्स ओन टाइम। नंबर 2, मेरा खुद मानना है कांग्रेस के बारे में कि there has to be a change of guards in the Congress at some point of time. Young people have to take over the leadership of the Congress party. इसलिए क्योंकि यूथ ही ऑलवेज चेंज लाता है और यूथ इंडिया इज 65% यंग। तो अगर आपको वो यंग पॉपुलेशन को अपील करना है तो यू विल हैव टू ब्रिंग फेसेस व्हिच अपील टू द यूथ। नाउ अगेन लेट मी टेल यू कि जरूरी नहीं है कि यंग फेस ही अपील करे या ओल्ड फेस अपील ना करे। इफ दैट वाज द ट्रूथ, 14 में वी शुड हैव वन द इलेक्शन, मोदी शुड नॉट हैव वन। मोदी वाज एन ओल्ड फेस, राहुल वाज अ यंग फेस, तो भी हमने जीत पाए क्योंकि उस दिन जो अपील थी मोदी की थी, क्योंकि उन्होंने कंट्री का उस वक्त जो कंट्री चाहती थी, जो कंट्री का एक सोच थी, उसको कैप्चर कर लिया था। बट वो इट डिडंट लास्ट लॉन्ग। क्यों? क्योंकि समवेयर मोदी जी जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन का हो, चाहे वो जीएसटी को लेके हो, चाहे ये लॉकडाउन को लेके हो, जो उनके मेगा एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो एक्चुअली ही वांट्स टू मेक इट अ वन मैन शो। ना वन मैन शो इस कंट्री में हो ही नहीं सकता। इट इज टू लार्ज अ कंट्री, इट नीड्स अ कंसल्टेटिव प्रोसेस। अगर लॉकडाउन के वक्त मोदी जी चीफ मिनिस्टर से बात कर लेते, चीफ सेक्रेटरी से बात कर लेते और फिर कायदे से लॉकडाउन लेके आते, तो आज बहुत सारी जो समस्या खड़ी हुई ये होती नहीं। ठीक है। तो एज आई सेड, एक वक्त, ये वक्त की बात है। समटाइम्स यंग फेसेस अपील, sometimes old faces appeal, but again this is a democratic evolution. I am sure कांग्रेस में जो अब लीडरशिप का एक फेज देख रहा हूं, वो यंग लीडरशिप का देख रहा हूं। जैसे जैसे ये लीडरशिप और इसके साथ जो जुड़े लोग आएंगे एंड फ्रेश फेसेस आएंगे, आई एम श्योर यू विल फाइंड अ न्यू कांग्रेस इवॉल्विंग ऑल्सो।
मैं एक चीज पे जरूर श्योर हूं जी कि evolution comes from the fact that you are close to what the people think. आपको पब्लिक परसेप्शन और पब्लिक थिंकिंग के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए इफ यू वांट टू इवॉल्व प्रॉपर्ली। जब ये डिस्कनेक्ट आता है तो समवेयर हर पार्टी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। मुझे ये बोलने में बिल्कुल हिचक नहीं होगी कि वी गॉट डिस्कनेक्टेड। इफ वी वर कनेक्टेड, हम चुनाव जीत जाते, हम भी डिस्कनेक्ट हुए। बट देन एज आई सेड, इट्स अ प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन। वक्त फिर बदल रहा है। आई कैन सी डिसइल्यूजनमेंट इंडिया में, जो जिस प्रकार से लॉकडाउन में लोगों को सफर करना पड़ा, आई एम श्योर नोबडी इज गोइंग टू फॉरगेट। और आई कैन सी अ न्यू होराइजन बियॉन्ड कोविड। अच्छा, आपकी पार्टी अपने बल पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता में है और एक जगह वो साझे में सत्ता में है, महाराष्ट्र में। आपको क्या लगता है, क्योंकि ऐसी बहुत सी विपक्षी सरकारें हैं देश में, एक ऐसा माहौल है कि बहुत सारी विपक्ष के दल भी अपने अपने रीजन में स्ट्रांग होते हैं और उनकी सरकारें वहां हैं और वो मिलजुल के तो एक बड़ा विपक्ष बनते हैं, लेकिन इंडिविजुअली कांग्रेस भी अब कमजोर हुई है उस लिहाज से और एक छोटे क्षेत्र में उसका असर इस तरह से है जहां वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में है। इनमें से किस सरकार को आप मानते हैं कि वो एक मॉडल किस्म का काम कर रही है और जिससे कांग्रेस को अपने प्रचार प्रसार में मदद मिलेगी तुलनात्मक रूप में किसी भी दूसरी सरकार से ज्यादा? देखिए, हमारे 3 गवर्नमेंट्स के बारे में मैं कुछ बातें अच्छी बातें कह सकता हूँ। ठीक। एक है पंजाब जी। हाँ, सॉरी, मैं पंजाब जी। यस। हाँ, पंजाब, जहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो पकड़ है गवर्नेंस में, इट्स वेरी इंप्रेसिव, बहुत बहुत तारीफ योग है। जिस प्रकार से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को इन दैट मीटिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर, वर्चुअल मीटिंग जो हुई थी, पंजाब का केस प्रेजेंट किया था और बताया था कि क्यों आपकी दिल्ली सेंट्रिक सोच गलत है, इट शुड बी स्टेट सेंट्रिक और आपको स्टेट्स पे छोड़ना चाहिए कई डिसीजंस, जो मैं बार बार बोल रहा हूं। जिस क्लैरिटी के साथ उन्होंने अपनी बात रखी थी, इट वाज वेरी इंप्रेसिव। तो उनमें कुछ गुण हैं जो विच नेचुरली पब्लिक वहां की उनको इसीलिए पसंद करती है। राजस्थान में गहलोत साहब के बारे में मैं कह सकता हूं कि गहलोत साहब एक बहुत सीजन पॉलिटिशियन है और बहुत जल्दी चीज को पकड़ भी लेते हैं। मैं परसों की 3 दिन पुरानी बात बता रहा हूं। उन्होंने किसी काम से मुझे फोन किया और बात करते करते मैंने उनको बताया कि भाई मुझे जस्टिस काटजू और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि कश्मीर के जो लोग, जम्मू कश्मीर के लोग जो राजस्थान में फंसे हैं, वो बेचारे निकल नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, अरे तनखा साहब, ये कैसे संभव है? मैं तो सबकी मदद कर रहा हूं। मैंने कहा, नहीं, शायद वहां नोडल ऑफिसर ही नहीं है, तो वो 60 दिन से कुछ मदद ही नहीं मिल पा रही उन बेचारों को। विद इन फ्यू आवर्स एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट भी हो गया और कल शाम से उन लोगों को चिन्हित करके कल 400 स्टूडेंट सबसे पहले चिन्हित हुए जयपुर में, जिनको बस में बैठा के भेज दिया गया। Now this is what I called empathy. But he is able to empathize very soon, which I found very nice. बघेल जी के बारे में मैं बोल सकता हूँ। बघेल जी तो मेरे बहुत पुराने संपर्क हैं। मेरे पास जब वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे तब भी अक्सर आते थे, सीएम बनने के बाद भी हम लोग की मुलाकात होती है। वो एक ग्राउंडेड पर्सनालिटी है और इसलिए आप देखेंगे छत्तीसगढ़ को उन्होंने बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखा हुआ है। 10 दिन पहले मेरी उनसे 15-20 मिनट तक की बहस हुई। क्यों हुई? मैं तो जनता के लिए अपनी बहस करता हूं सबसे। अगर इफ आई फाइंड कि मेरे को कोई चीज कहनी चाहिए, मैं बोलता हूं। उन्होंने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की बॉर्डर सील कर दी, ये कहते हुए कि मैं नहीं चाहता कि छत्तीसगढ़ में कोविड एंटर करे। 5 दिन से सील था, हजारों लोग बाहर रुके थे अंदर जाने के लिए, पानी तूफान अलग आ रहा था, बहुत सारे मेरे पास फोन कॉल्स आए। तो 5th डे आई थिंक आई कॉल्ड हिम अप। मैंने पहले ट्वीट किया
फिर आई कॉल्ड हिम अप और 10-15 मिनट मेरी उनसे बातचीत हुई और मैंने उनको कन्विंस किया, देखिए कोविड को इस तरह से आप नहीं रोक सकते क्योंकि लोग आएंगे, आप अपने लोगों को बाहर नहीं रख सकते, उनको वो अंदर आएंगे क्योंकि वो उनका घर है। 50 उसमें 500 तो ऐसे लोग थे जो पेरेंट्स थे, जो बच्चों को लेके इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर से वापस लौट रहे थे, वकील थे, वकीलों की फैमिलीज थी, मुझे पता है बिकॉज़ दे वर टॉकिंग टू मी। और जब मैंने उनसे अच्छी लंबी बात की तो हंसे, कहते आप तनखा साहब आपके तर्क से कौन मना कर सकता है। और दो घंटे बाद विद फुल चेक एंड वेरिफिकेशन टू विच आई एग्री, उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट करा दिया। कम से कम 5-10 हजार लोगों को उसका फायदा मिला, क्योंकि जो लोग मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जाना चाह रहे थे उनकी क्या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा वो कनेक्ट है, शादियां मध्य प्रदेश में हुई हैं, लोग बच्चे से छत्तीसगढ़ में रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स छत्तीसगढ़ में रहते हैं, बच्चे मध्य प्रदेश में काम करते हैं, इस तरह का इंटरकनेक्ट बहुत ज्यादा है। तो लोगों को एक मूवमेंट ऑर्डर्स मिले और लोग जाने लगे विद फुल चेक्स ऑफ कोर्स। तो जैसा मैं कह रहा हूं कि मेरे को ये भी व्यक्ति एक बहुत अर्ली लगता है कि अगर आप उसको कन्विंस कर दो अपने तर्कों से तो वो आपकी बात मान जाते हैं। तो ये तीनों चीफ मिनिस्टर्स मेरे हिसाब से अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अब आपसे पूछूंगा, आपके एडवर्सरी यानी जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है, खासकर मोदी जी और अमित शाह जी, क्योंकि जब भी बात होती है इन्हीं दोनों का नाम आता है और हम आप सभी जानते हैं कि पावर में जो भी स्थिति है, बीजेपी के लोग भी हम लोगों से जब बातचीत करते हैं तो ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में निकल के आता है कि सारी पावर वहां केंद्रित है। इनके लिए आपके मन में आलोचना में क्या है और इनकी प्रशंसा में क्या है? कार्यक्रम के आखिर में ये दोनों बातें बता दीजिए तो एक अच्छा इंटरव्यू कंप्लीट हो। जी देखिए, दोनों ने इस अपने जो भी तरीके थे जी, जो भी उनकी स्टाइल थी जी, उस स्टाइल से अपने आप ही को अपनी पार्टी में कल्ट फिगर बना कर रख दिया। ठीक है। उनकी पार्टी में किसी की हिम्मत नहीं है उनके अगेंस्ट ना बोलने की, ना उनके विपरीत कुछ कार्य करने की। ठीक है। किसी की हिम्मत नहीं है। बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर्स भी उनके सामने अब पस्त हैं। ये उनका एक पर्सनालिटी का वो है, पर्सनालिटी का एक रूप है और ये उसी रूप से देश को चलाना चाहते हैं। वेयर दे गो रॉन्ग इज कि ये देश बहुत बड़ा देश है, इसकी जनसंख्या 1.135 करोड़ है, इसकी वेरिड रिलीजन्स, इंटरेस्ट, रीजन्स, बहुत वेरिएशंस हैं। आप वन रूल को पूरे देश में एप्लीकेबल नहीं कर सकते। दैट इज वेयर दे गो रॉन्ग। सो दे हैव क्रिएटेड अ पर्सनालिटी कल्ट, बट वो पर्सनालिटी कल्ट उनका इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो रहा है क्योंकि दे आर नॉट एबल टू गेट अ नेशनल कंसेंसस ऑन दैट साइड। देखिए, वही व्यक्ति इंडिया में सक्सीड करेगा इन लॉन्ग रन और जो इम्पैक्ट करेगा इन द लॉन्ग रन, जो नेशनल कंसेंसस क्रिएट कर सकता है। नेशनल कंसेंसस क्रिएट करने के लिए अपार्ट फ्रॉम योर ओन कल्ट, यू मस्ट ऑल्सो बी रेडी टू एंड विलिंग टू अकोमोडेट अदर्स। आपको बहुत ऐसे लोगों को अकोमोडेट करना पड़ता है जिनसे आप एग्री नहीं करते हो। इनके साथ वो अकोमोडेशन की कमी है क्योंकि वो ऐसे किसी व्यक्ति को अपने इर्द गिर्द में नहीं रखना चाहेंगे जिससे वो डिसएग्री करते हैं। आप किसी खूबसूरत बात के साथ इसको आज समेटते हैं और आपको बहुत शुक्रिया कहेंगे कि आप उपलब्ध हुए सत्यहिंदी.com को बातचीत के लिए। फिर आपसे बात होगी। आज हम लोगों ने ओपनिंग की है रिश्तों की और ये रिश्ता हम लोगों का चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।